सलमान साहब, पहले एक तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो ईरान अम्मान के साथ मिलकर एक सॉवरेन कंट्रोल की बात कर रहा है, क्या ये मुज़ाकरात को लेवरेज करने के लिए मुतालबा किया जा रहा है या जंग ख़त्म होने के बाद भी ये मसला जारी रह सकता है आपके ख्याल में? और दूसरा ये जो एनर्जी वाला मामला है, इस पर भी ज़रा आप का कमेंट लेना है। मैंने ज़रा पहले इस पर कमेंट कीजिएगा। स्ट्रेट ऑफ फॉरमोस्ट पे तो ऑफ कोर्स एडमिरल साहब के होते हुए मैं ज़्यादा क्या बात करूं, लेकिन एक उसमें छोटी सी मैं एडिशन कर सकूंगा कि जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, टेरिटोरियल वाटर से आगे का जो इंटरनेशनल वाटर्स का पूरा एक एलिमेंट है जिसको इस वक्त ईरान ने वेपनाइज किया इन अ वे, और वेपनाइज करके उसको बंद करके एक लेवरेज उसने लिया हुआ है, वो इंटरनेशनल वाटर्स को उसने लिया हुआ है। और इंटरनेशनल वाटर्स को जब आप वेपनाइज करते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली फिर ये मामला सामने आता है कि वो फिर आपको सिर्फ हर्ट नहीं करता, वो फिर आसपास के जितने भी रीजन या ममालिक हैं उसको हर्ट करता है। अब हॉर्मुज़ के ऊपर स्पेकुलेशंस थी, थ्योरीज थी कि शायद यार इसके बंद होने से कोई ज़्यादा नुकसानात नहीं होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक चोक पॉइंट, एक जगह को लेवरेज करने से, वेपनाइज करने से पूरी दुनिया के अंदर जो डिसरप्शन क्रिएट हुई है वो किस किस्म की है। जस्ट टू कोट के तकरीबन 70% जो है वो फूड, आपने फूड सिक्योरिटी की जो बात की थी, तो उसमें फूड डिसरप्शन जो है वो आई है कि उसमें सप्लाई हमारे रीजन के लिए। उसके अलावा इराक और कुवैत के अंदर पीने का पानी जो है और कतर के अंदर वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और उसके अंदर कोई 70 to 80% डिक्लाइन है, क्योंकि वो भी पीने का पानी उनकी तरफ जाता था। इसी तरीके से 6.7 मिलियन बैरल पर डे डिक्लाइन हुआ है इनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर, इनकी ऑयल की प्रोडक्ट्स के अंदर, इन ममालिक के। तो अगर इन तमाम चीज़ों को सामने रखें तो हमें नज़र आता है कि हॉर्मुज़ जो है उसने ठीक ठाक इकोनॉमिक डिसरप्शन जो है वो क्रिएट किया हुआ है। अब इस चीज़ को जब आप सामने रखते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों का रवैया देखते हैं, तो उसमें चाइना ने भी ये बात कही है, जो आपने बात की है ना कि वो उसको एक सॉवरेन उसके एलिमेंट में, तो चाइनीज़ ने भी ये बात की है कि वो किसी को भी ये अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि चाइनीज़ का भी बहुत बड़ा इन्हिसार जो है वो हुर्मुज़ के ऊपर है, उसके एनर्जी के और उसके अलावा उसके प्रोडक्ट इम्पोर्टर एक्सपोर्टर सप्लाई चेन के लिए। तो किसी को भी उस सॉवरेन एलिमेंट की तरफ लेके जाने को हम क्या, चाइना इस पर तैयार नहीं होगा, जो कि इस वक्त बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ईरानियंस का। तो मेरा ख्याल है कि ईरान जो है अगर इस तरह की कोई बात ऑप्टिक्स के लिए मीडिया के अंदर फेंक भी रहे हैं, नेगोशिएशन टेबल के ऊपर वो इस तरह की कोई बात शायद ना रख सके और ना इसको कोई कबूल करने को तैयार होगा। अमेरिकन तो खैर इसके ठीक, अंदर आएंगे नहीं। ओके। अभी पाकिस्तान ने यूएई की पेमेंट वापस करने का फ़ैसला किया है। ज़ाहिर है हमारे जैसे जो एनर्जी इंपोर्ट करते हैं उनका एक बहुत रिलायंस है इस पर, फॉरेन करेंसी पर हमारी ये प्रेशर रहेगा। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इकॉनमी पे, या ये ऐसे वक्त में जब यूएई ने हमसे पैसे मांगे हैं और हमने देने का फ़ैसला किया, ये ठीक फ़ैसला किया? अच्छा, ये मैं कल भी एक प्रोग्राम के अंदर था और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे, उनसे भी ये सवाल हुआ था। उन्होंने जो हुकूमती मौक़िफ़ दिया था उसमें भी उन्होंने ये बात की थी कि जी कि ये ऑलरेडी एक रोल ओवर होता है जो कि हर 2 महीने के बाद हमें करना पड़ता था, और उसकी वजह से बहुत सारी हिंड्रेंसेस आती थी व्हेन इट कम्स डाउन टू अवर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर करनी पड़ती हैं। अब अगर हम डाटा उठा के देखें तो 2022 के अंदर जो है पाकिस्तान का जो ये जो था लिक्विड फॉरेन रिजर्व, ये टोटल जो है वो $7 बिलियन से भी नीचे चला गया होता, डिप था। तो उस वक्त अगर इस तरह की कोई हरकत होती, कोई हमसे पैसे वापस मांग लेता, तो आप समझ सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वगैरह की जो हम बात उस वक्त कर रहे होते थे वो रियलाइज़ हो जाती बात। अभी मार्च 2025 तक, बल्कि 26 तक सॉरी, पाकिस्तान का जो टोटल इस वक्त ये फॉरेन लिक्विड रिजर्व है ये तकरीबन 21.79 यानी $21.79 बिलियन स्टेट बैंक के पास 16 पॉइंट समथिंग बिलियन का रिजर्व है ना इस वक्त। जी जी बिल्कुल, और उसकी वजह से पाकिस्तान के पास ऐसे कैपेसिटी है कि वो बजाय इसके कि इस हिंड्रेंस को साथ अपने कैरी करे, और इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर मुसलसल पाकिस्तान को इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेबल करना है, उसमें वो हिंड्रेंसेस से बार बार जो है वो आके उसको रखना डालें। पाकिस्तानी एक्चुअली डिसाइडेड, और ये दिसंबर के अंदर ये सारी बात हुई थी, इस कॉन्फ्लिक्ट को तो शुरू हुए उस वक्त शायद 1-2 महीने थे, और पाकिस्तान ने तो उस वक्त अपने कोई इस डिप्लोमेटिक एफर्ट के अंदर इतने कदम भी नहीं जमाए थे। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को पाकिस्तान की मीडिएशन, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और तमाम चीज़ों से जोड़ना, एक मेरा ख्याल है कि एक खामखा की असम्पशन या स्पेकुलेशन है। तो ये पाकिस्तान का अपना एक अच्छा डिसीजन है, और यूएई के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं मुत्तहदा अरब अमारात के साथ, अगर आप उसको देखें तो तकरीबन 1.6 मिलियन लोग हमारे वहाँ पे बसते हैं। ये मेरा ख्याल है सेकंड लार्जेस्ट डायस्पोरा है हमारा सऊदी अरब के बाद यूएई के अंदर। और पाकिस्तान ने के लोगों ने, पाकिस्तान के स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर ने, पाकिस्तान के बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने जाके यूएई की डेवलपमेंट के अंदर ठीक ठाक किरदार अदा किया और आज भी कर रहे हैं। तो वर्क फोर्स भी वहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान की। तो आई डोंट थिंक सो कि यूएई जो है वो इस किस्म का कोई, और मज़े की बात यह है कि मैं कल भी ये बात कर रहा था कहीं पे कि यूएई की पूरी जो इस वक्त इंडस्ट्री यानी इकोनॉमी है,
ये सर्विसेज इंडस्ट्री के ऊपर खड़ी हुई है। सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स होता है इस तरह का जो कि स्किल्ड हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो उसी को डिप्लीट करना शुरू कर देंगे, उसी को तंग करना शुरू कर देंगे, तो पहले ही वॉर की वजह से जो उनके ऊपर इस तक स्ट्रेन आया हुआ है वो ह्यूमन रिसोर्स की डिप्लीशन से और ज़्यादा आ जाएगा। सो दे वॉन्ट गो फॉर एनी सच एक्टिविटी जिसके अंदर वो कोई सिफारती ताल्लुकात किसी ऐसे मुल्क के साथ ख़राब कर दें जिसके अंदर वो प्रॉक्सिमिटी में भी है जोग्राफिकल, और साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स पे भी उसको मसला पड़ जाएगा। सो इट्स अ गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी चलती है, और ब्रदरली जो हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं। यानी हमें इस पे बहुत दफ़ा पाकिस्तान को ताने भी पॉलिटिकल साइड पे भी पड़ते हैं और वैसे भी कि उनके लोग यहाँ पर आते हैं, उनके पैलेसेस यहाँ पर हैं, वो यहाँ पे शिकार भी करते हैं और हमारे लोग वहाँ पे जाते हैं। डेस्टिनेशन है हमारे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और एलीट की, यूएई फर्स्ट डेस्टिनेशन है फॉर द शॉपिंग एंड फॉर द जो भी हमारे रिट्रीट एलिमेंट्स होते हैं। तो कहीं से भी ये नज़र नहीं आता, बल्कि हमारे बहुत सारे स्मॉल बिजनेस और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑफिसेज वहाँ पे मौजूद हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो कहीं से भी नहीं आता कि ये कोई इस तरह का स्ट्रेन है कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक स्पेकुलेशन है। और इसमें मजे की बात, इंडियन मीडिया को अगर आप उठा के देखें तो वो सबसे ज्यादा इस चीज को परपेचुएट कर रहा है। सो वी नीड टू कनेक्ट द डॉट्स कि कौन सी चीज कहाँ से आके वो अंदर फैलाई जा रही है। पॉइंट है कि एम्बेसडर साहब, आपके ख्याल में जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं उसमें यूएई का स्टांस बाकियों से थोड़ा सा मुख्तलिफ क्यों है? इस पर ज़रा आप भी कमेंट कर दीजिएगा। ये आप लोन की बात कर रहे हैं? जी जी, जो अभी वापस देखिए, ये पाकिस्तान इस वक्त अच्छी पोजीशन में है और पाकिस्तान, जैसा कि अभी कहा गया कि ये लोन हमारे लिए एक हिंड्रेंस हो गया था और इसको हम कब तक रोल ओवर करते, यानी देयर इज अ लिमिट टू द रोल ओवर आल्सो। तो अच्छा हुआ कि वो यूएई ने मांगा है और हम वापस कर रहे हैं, और वो मेरा ख्याल है कि हमारे ताल्लुकात पे इसका कोई मंफी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये यूएई जो है वो अप्रिशिएट करेगा कि पाकिस्तान ने वक्त से लोन अपना वापस कर दिया। और जहां तक ये सऊदी अरब और यूएई और कतर पे जो हमले हैं ईरान की तरफ से, वो मेरा ख्याल है कि ये एक डाइवर्शन हो जाती है। ईरान को इसका एहसास होना चाहिए कि उसकी असल लड़ाई अमेरिका से और इजराइल से है, और इजराइल में उसने जो तबाही मचाई है वो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इजराइल में पहली बार 48 के बाद किसी भी ताकत ने इजराइल के अंदर उनके आम आवाम ने जो दहशत और खौफ पैदा किया है वो ईरान के मिसाइल ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत कारामद यूजफुल प्लॉय है और इसको ईरान को कंटिन्यू करना चाहिए। बट इनको ये अपने जीसीसी ममालिक पे इस किस्म के हमले नहीं करने चाहिए। ये चीज़ ईरान को कोशिश पाकिस्तान को भी चाहिए, करनी चाहिए कि उनको ये बात समझाई जाए और वो उससे गुरेज करें। ठीक, सही है। एडमिरल साहब, ये ईरान की जानिब से F-15 तैयारा गिराया गया, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है? क्योंकि ईरान के डिफेंस सिस्टम को तो पहले मरहले में तबाह कर दिया गया था, ये कह रहे थे। तो क्या यूज़ किया इन्होंने जिससे ये काम कर लिया, गिरा दिया? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो उनके जो बड़े एयर डिफेंस के निज़ाम थे, जो रडार कंट्रोल्ड मिसाइल्स और गन्स होती हैं हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज, वो उन्होंने पहली इनिशियल वेव्स में ही तबाह किए थे। तो ये चूंकि अब उनके ऑब्जेक्टिव्स इस तरह के थे कि वो कोई लो फ्लाइंग मेरे ख्याल में उसमें इन्वॉल्व थे। कहते हैं कि जी वो दोबारा से वो जो अफज़ुदा यूरेनियम है और उसको तब या तो कलेक्ट करना था या किसी क्रिटिकल टारगेट पे हमला कर रहे थे, तो उसके लिए वो जो सरफेस टू एयर जो हीट सीकिंग मिसाइल है, इंफ्रारेड मिसाइल, जो कि शोल्डर लॉन्च भी होते हैं, जिनको मैन पैड्स कहा जाता है, वो उनको क्विकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। तो वो बड़े इफेक्टिव होते हैं इस किस्म के अटैक प्रोफाइल के अगेंस्ट। तो इंटरनेशनल तजिया निगार कह रहे हैं कि मैन पैड्स का इस्तेमाल किया गया है हीट सीकिंग, क्योंकि हीट सीकिंग का काउंटर भी होता है, फ्लेयर्स होते हैं, लेकिन अगर रिएक्शन टाइम बहुत कम हो और एकदम से उसको या तो किसी ऐसे एंगल से निशाना बनाया जाए, उसके पास रिएक्शन टाइम ना हो, तो वो एक लीथल भी साबित हो सकता है। ओके, वो लीथल भी साबित हो सकता है अगर उसको सही तरीके से जो है वो नहीं किया जाए। और अब इस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो डेडलाइन है उस पर आपका क्या कमेंट है? आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो है ये सिर्फ प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कर रहे हैं और ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट? आपकी क्या राय है इस पर एडमिरल साहब?
जी, मेरे ख्याल में आपकी बात दुरुस्त है कि ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, जिस तरह के उन्होंने एक इर्रेशनैलिटी का मुज़ाहरा किया है। लेकिन ये भी एक एस्टेब्लिश्ड लिटरेचर में एक चीज़ है कि अक्सर कहा जाता है कि देयर इज़ रैशनैलिटी इन इर्रेशनैलिटी आल्सो। तो मेरे ख्याल में इस वक़्त वो एक एक्सट्रीम प्रेशर और एक बिल्कुल एक मैड मैन, एक स्ट्रॉन्ग मैन की सूरत में वो एक डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको फेस सेविंग मिले और आबनाए हुर्मुज़ एक न्यू नॉर्मल क्रिएट होने के बजाय रेगुलराइज़ हो जाए और खुल जाए। आपने लेकिन देखा कि इस वक्त ईरान जो भी है वो भी कोई रास्ता, जो गोल्डन ब्रिज की बात की इन्होंने हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने, कि वो बड़ा ज़रूरी है कि दुश्मन को भी एक एग्जिट पॉइंट देना बड़ा ज़रूरी होता है जंग में। वरना अगर दोनों अतराफ जो हैं, दोनों हरीफ जो हैं वो सब कुछ झोंकते चले जाएंगे तो जो नतीजा दोनों की तबाही में निकलेगा, या एटलीस्ट जो वीकर पावर है, क्योंकि लॉन्ग वॉर जो है वो वीकर पावर को उस तरह से सूट नहीं करती। तो इस वक्त ईरान को भी ये सोचना चाहिए और कोई एक ऐसी इंटरम ऑप्शन पे, मैं ये नहीं कहता क्योंकि कि ईरान उसको एकदम से खोल दे, ईरान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की गारंटीज़ चाहिए इस वक्त, जो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी मुल्क नहीं दे सकता, ना अमेरिका दे सकता है, ना चीन दे सकता है। गारंटी ईरान की अपनी ताकत है जो उसको दे रही है, जो ताकत जिससे वो अपने हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर उस ताकत को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, और मैं समझता हूँ कि उसको एक मोरेटोरियम के तहत उसको 3 महीने दे दिए जाएँ कि ठीक है, हम जंगबंदी करते हैं, 3 महीने तक आप जो निज़ाम चला रहे हैं ये आप चलाते रहें, और 3 महीने के बाद अगर अटैक नहीं होता आप पे तो फिर आप इसको खोल दें। तो इसको किसी अगर रिटर्न एक एग्रीमेंट की सूरत में, ये जो पाकिस्तान की मीडिएशन की एफर्ट्स हैं, जो चीन की मीडिएशन की एफर्ट्स हैं, तो इस तरह का एक अगर एक मैकेनिज़्म बन जाए तो मेरे ख्याल में ये ईरान को भी काबिल कबूल होना चाहिए, ठीक क्योंकि ये अमेरिका को भी एक एग्जैक्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता है ठीक। और ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा ब्रीदिंग स्पेस है। एम्बेल साहब, आपके ख्याल में विन विन सोल्यूशन क्या होगा दोनों के लिए? विन सोल्यूशन होगा सीज फायर। देखिए, इस वक्त जो हॉस्टिलिटीज हैं, जो दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, उसको पहले रोकना चाहिए। उसके बाद मुज़ाकरात। पाकिस्तान का जो प्लान है उसमें यही 2 स्टेजेस की बात हुई है। मुज़ाकरात जब वियतनाम की जंग चल रही थी और हेनरी किसिंजर भागे भागे पेरिस गए थे, और वियतनाम का फॉरेन मिनिस्टर ल्यू डुक थू उस जमाने में था, तो वो दोनों ने पहले सीज फायर किया था और फिर पीस प्लान पे एग्रीमेंट हुई थी कई हफ्तों के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लंबा प्रोसेस है मुज़ाकरात का, और इसमें एश्योरेंसेस ईरान को चाहिए कि उस पर दोबारा हमला ना हो, और उसकी जो ऊपर जो सैंक्शंस हैं, उसके जो पैसे फंसे हुए हैं वो रिलीज हो। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स उनको नहीं लेने देगा, लेकिन अमेरिका और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाना चाहेगा। तो ये दीज आर दी बेसिक पॉइंट्स ऑन विच सम डिस्कशन शुड टेक प्लेस, और ये मेरा ख्याल है कि ये एक प्रोसेस चलेगा जिसमें कि गिव एंड टेक होगा, और फाइनली दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पूरी होनी होंगी। लेकिन एट द मोमेंट द विन विन सिचुएशन विल बी सीज फायर, और मेरा ख्याल है कि ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये हो जाए, और अगर ये नहीं होता है तो जाहिर है कि तबाही होगी और जंग चलती रहेगी। ठीक, राइट। 1 मिनट सलमान साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। विन विन क्या होगा दोनों के लिए? ऑलरेडी इस पे सीनियर्स मेरे दोनों जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बात कर दी है, एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि इंडिया में जो एम्बेसडर है इजराइल के, उनका नाब गोस्वामी के साथ एक इंटरव्यू बड़ा मशहूर हुआ था, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे, यू ऑलरेडी हैव वन रोग स्टेट दैट इज पाकिस्तान विद द न्यूक्लियस, यू डोंट वांट अ सेकंड वन। और यही बात रेजोनेट और इको होती है जब आप ट्रम्प की बात सुनते हैं। तो इट मीन्स कि वो जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, दे डू नॉट वांट टू एंड दिस वॉर। सो एम्बेसडर साहब और एडमिन साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि इमीडिएट सीज फायर इज द ओनली सोल्यूशन टू रिवर्स दिस एजेंडा ऑफ द वायलेंस इन दिस रीजन, सो दैट आप लोग फिर आपस में बैठ के कुछ सेन माइंड्स जो हैं वो कोई सोल्यूशन निकाल सकें एक लॉन्ग टर्म। राइट, सेन माइंड वाली आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वो फिर सेन माइंड कहाँ से लाएं इस सारे प्रोसेस के लिए? बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वरना इसमें मजीद कमेंट्री हो सकती थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।